तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2023 के आम इंतखाबात का सिलसिला जारी है और हर जगह मौसम 2023 का बहुत ही गर्मा गर्म नजर आ रहा है और एक दूसरी पार्टियां इल्ज़ाम तलाशी और एक दूसरे की नुक्ताचीनी तलाश कर रही है। लेकिन दरहकीकत देखा जाए तो कौन सी पार्टी ने रियासत को तरक्की दिलाई, कौन सी पार्टी ने रियासत की आवाम को धोखा दिया, नुकसान पहुंचाया, इन तमाम बातों को लेकर हम हर मौके पर खास मुलाकात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और हर खास मुलाकात के अंदर एक एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ आज वज़ीर तालीम मोहतरमा सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा के फर्जंद मोहतरम जनाब कार्तिक रेड्डी साहब आज हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए और आज उनके साथ खास मुलाकात का प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक साहब, आप तशरीफ लाए। तो जिस तरीके से नाज़रीन हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर सबसे बड़ा वबाल जो रियासत तेलंगाना में चल रहा है, लोगों को भटकाना, लोगों को मजहबी मामलात में उलझाना और रियासत की तरक्की को लेकर झूठे वादे करना, बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन क्या दर हकीकत 9.5 साल में तरक्की हुई? क्या मुसलमानों को फ़ायदा हुआ? क्या केसीआर साहब ने जो वादे किए थे वो मुकम्मल हुए या नहीं? कुछ मालूमात कार्तिक रेड्डी साहब से भी मालूम करेंगे क्योंकि उनका भी बहुत जो घराना है बहुत ही सीनियर सियासी मैदान से उनका जुड़ा हुआ है। तो कार्तिक रेड्डी साहब से पहला सवाल है कि आपका जो घराना है, आपके जो वालिद साहब इंदिरा रेड्डी साहब है, मोहतरमा सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा वालिदा आपकी जो है बहुत ही सीनियर है, तो क्या अब तक उन्होंने जो गुज़िश्ता की हुकूमत में काम किया और इस बार केसीआर साहब के साथ काम कर रहे हैं, मुसलमानों को लेकर केसीआर साहब का नज़रिया क्या है? पहला चीज़ अब्दुल्ला, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी स्टूडियो में और आपकी चैनल में हमको इस्तकबाल करें। और दूसरी चीज़, अल्लाह का करम है, हमारे वाले साहब और वालदा का जी जो हार्ड वर्क है, तकरीबन 40 साल से अल्लाह का करम है कि हम लोगों के दरमियान में रह सके और उनकी मोहब्बत और प्यार से यहाँ तक पहुँचे, उनका करम है अल्लाह का। और तीसरी चीज़ हो गई, अगर मुसलमानों की या माइनॉरिटियों की बात तेलंगाना में जी, थोड़ी चीज़ अपन याद रखना चाहिए कि 27 साल से हिंदुस्तान में मुसलमानों से एक सियासती खिलवाड़ हुई जाती है। तकरीबन आप 20 साल पहले जब सचार कमेटी रिपोर्ट बाहर आई थी जी, सचार कमेटी रिपोर्ट ये साफ साफ बताती है कि इस देश के, इस मुल्क के मुसलमानों की हाल गरीब से गरीब है जी, सबसे पिछड़ा हुआ हाल इस देश में किसी का है तो मुसलमानों का जी। इस देश में तकरीबन 27 साल से आज़ादी के समय से आज तक अब सबको पता है कि एक ही जमात मुसलमानों का वोट ज़्यादातर लेते हुए आ रही है, वो है कांग्रेस है। और आज मुसलमानों की हाल ख़राब है जी, उनकी तालीम में पीछे पड़े हुए हैं, उनकी फाइनेंशियल और सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन पे पीछे पड़ा हुआ है जी। इसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए। आज मैं नाज से बता सकता हूँ कि रियासती तेलंगाना में जी सबसे ज़्यादा बजट मुसलमानों का इस देश में मिलता है तेलंगाना। जी बिल्कुल बराबर। सबसे ज़्यादा तालीम माइनॉरिटी स्कूल्स में मिलता है इस तेलंगाना रियासत में। जी, सिर्फ मौला मज़हब को, उलेमा को कहीं तनकी मिलता है वो सिर्फ तेलंगाना में। बराबर, ये बात दुरुस्त है। और दूसरी चीज़ है कि माइनॉरिटी बच्चियों को शादी कराने वाला ऐसा कोई रियासत है तो सिर्फ तेलंगाना। बराबर। ये अगर माइनॉरिटियों से, मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है जी, उनकी तरफ इज्जत पेश नहीं की जा रही है तो और क्या है? बराबर। कांग्रेस पार्टी के इल्ज़ाम तो बहुत रहेंगे जी, कि आप उनकी सबसे बड़ी इल्ज़ाम ये है कि बीआरएस पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, जी, एमआईएम पार्टी बीजेपी से मिली हुई है। जी, मैं ये बात साफ साफ बताना चाहता हूँ, ये बात मेरी नहीं है, हमारे सदर साहब केसीआर साहब की है, इस रियासत के वजीर आले की है जी, कि हम कभी भी बीजेपी से नहीं मिलेंगे। जी, अगर ज़रूरत है तो सियासत बंद कर देंगे, जी। पर अपन बीजेपी से मिलने का कोई इरादा नहीं है। बहुत सारे तस्वीर भी गश्त करते हैं सोशल मीडिया पे कि कविता मैडम की है या फिर और भी दीगर एमएलए और खुद केसीआर साहब के जो हाथ जोड़कर मोदी को नमोद करते हैं, तो क्या ये रिश्ता नहीं है? अब्दुल्ला, जब राहुल गांधी साहब जी, खुद पार्लियामेंट में उठ के मोदी से गले मिल सकते हैं, अच्छा, तो इज्जत पे तो सलाम वालेकुम तो हो सकती है। बराबर। फोटो में आने का ये मतलब नहीं होता जी, कि हम उनसे सियासती मामलों में मिले हुए हैं। जी, और इतनी झूठ फैलाई जाती है अब्दुल्ला
कि कांग्रेस बीआरएस पार्टी ने सीए और एनआरसी बिल को की तायद की। झूठ, गैर हाजिर भी तो थे। बराबर झूठ है जी। मैं क्या बताता हूँ, हमारा असेंबली में जो रेजोल्यूशन निकाली गई उसकी बात क्यों नहीं बोलते? बराबर। सीएए और एनआरसी के खिलाफ जी असेंबली में रेजोल्यूशन जब निकला था जी, इसकी बात क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी? बराबर, वो बात भी करना चाहिए। बीजेपी से, मोदी से हमारा कुछ ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर कोई भी पार्टी फिरकापरस्त जमातों से कोई ताल्लुक रखती है तो कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी, कौन सी जमात से इनकी अलायंस है अब्दुल्ला? शिवसेना से है। शिवसेना क्या सेकुलर जमात है? बीजेपी के साथ उनका दोस्ताना बहुत गहरा ताल्लुक और कट्टर है। बराबर। शिवसेना की सोच मुसलमानों के खिलाफ और कट्टर है। बराबर। ऐसे कट्टर हिंदू पार्टी से तो आप डायरेक्ट अलायंस में ही है। जी। आप कौन है भाई हमको इल्जाम लगाने वाले? इल्जाम होती है सियासती मामला एक तरफ। जी। हम बराबर साफ है, हमारी नीयत साफ है। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि हमारी कौन सी भी ताल्लुक बीजेपी से नहीं है और नहीं रहेगी। रेवंत रेड्डी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुलकर कहा। और ये बात में एक्सटेंशन ऑफ जो बात मैं आपको बताया, सियासत की बात एक तरफ और वेलफेयर और तरक्की की बात एक तरफ। क्यों नहीं बताती है कांग्रेस पार्टी? जी। आपका आइडिया, एजेंडा क्या है मुसलमानों की? जी। आप कितने बच्चों को पढ़ाएंगे? नहीं। शादी मुबारक का हाल क्या है? नहीं है। यहाँ पे दंगा फसाद बहुत आपके जमाने में कितने दंगा फसाद होते थे? इसकी बात क्या है? जी। मुसलमानों को कितने साल आप बीजेपी का बुत बताकर, उसको शैतान बताकर वोट लेंगे? जी। वही मुसलमान सिर्फ केले बेच लेना, वही चप्पल बेचना, ऊपर तरक्की नहीं करना, बस वही रहना, डर के माहौल में रह जाना। जी। और हमको कांग्रेस पार्टी को वोट दे। ये कितने साल होगा अब्दुल्ला? 50 साल तो गुजार दिए। 18 में 2014 में मुसलमान बीआरएस पार्टी को वोट नहीं दी, फिर भी टीआरएस केसीआर साहब ने उनकी तरक्की की, उनकी तरफ सोचे। 18 में तो पूरा इस रियासत के मुसलमान केसीआर साहब के पीछे खड़े, उनके हाथ मजबूत करे। उसका रिजल्ट अपन देख रहे। मैं अपील करता हूँ हमारे भाइयों से, भाई ये कांग्रेस पार्टी के बातों में नहीं आना। खुद फिरका परस्त पार्टियों से, जमातों से ताल्लुक रखने वाली कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आके किसी को नया फतवा चलाने की उनकी कौन सी भी वो रही नहीं, बुनियाद ही नहीं रही। और हो गई रेवंत रेड्डी की बात आप पूछ रहे हैं। जी, जो उन्होंने खुलकर कहा था कि मैं आरएसएस का ही हूँ, मुझे आरएसएस से मोहब्बत है। तो फिर ये लोग आज आपकी तमाम जो पार्टी है बीआरएस को आरएसएस से जोड़ रहे हैं और बीजेपी से जोड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो मजाक है सबसे बड़ी बात। उनके रेवंत रेड्डी साहब उनके सदर है जी, कांग्रेस पार्टी के इस तेलंगाना रियासत के, खुद बताते हैं कि ना से मैं आरएसएस का, और पार्लियामेंट में उठ के बताया कि अरे हम तेलंगाना के, हमारे सरजमीन से ही आपके फाउंडर का बराबर वो हुआ, उनका यही पैदाइशी मकाम है रियासत तेलंगाना उनकी। तो बताने की जरूरत क्या थी? अगर मैं आपसे मोहब्बत ही नहीं करता हूँ तो आपका जिक्र भी क्यों करूँ? तो उनका सोच साफ है। अभी भी ये नहीं बता रहे कि मैं आरएसएस के खिलाफ कुछ ताल्लुक रखता हूँ या उनके खिलाफ कुछ इरादा रखता हूँ। आज भी साफ साफ नहीं बता रहे रेवंत रेड्डी। बताए तो बयान बताइए। जी, बराबर। लेकिन आप कार्तिक साहब ये कहना चाहते हैं कि जो 50 साल में कांग्रेस ने नहीं की वो 9.5 साल में बीआरएस ने करके दिखाया। देखिए भाई, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पूरा ये एक जन्नत हो गया, नहीं हुआ। बहुत सारे काम है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जन्नत हुआ, पर मैं पक्का बता सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के हुकूमत से तो केसीआर साहब की हुकूमत ज्यादा करी, बेहतर है। हाँ, ये तो मानेंगे, सब मानेंगे, क्योंकि आसरा पेंशन है, बहुत सारे स्कीमात है, शादी मुबारक, इमाम मौज़न, स्कॉलरशिप्स वगैरह है, तो बहुत अच्छी। लेकिन मुसलमानों को लेकर हर हुकूमत टारगेट करती है कि मुसलमान कमज़ोर कहती है, लेकिन बीआरएस की नज़र में मुसलमान क्या कहती है, क्या है उनका हक और उनकी कितनी उनकी ताकत है? आप देखिए, हमारी पार्टी में, हमारी जमात में जी, हमारे होम मिनिस्टर कौन है? मुसलमान है। हर मीटिंग में सीएम साहब तो इमामी शरीफ तो पहन के निकलते, इमाम ज़मीन बराबर मानते हैं जी। कभी भी हुआ कोई अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, मोहम्मद अली साहब तो बगल में बैठते, बाजू रहते। हर उनकी जलसे में उर्दू में तो 2 मिनट बोलते हैं, हमारे बराबर बोलते हैं। वो हमारी इज्जत है, वो हमारी मोहब्बत है। दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स जो एक मिसाइल के दौर से उन्हें पेश करना चाहते हैं कि मुसलमान आर पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। उससे ज्यादा तो क्या होगा अब्दुल्ला? कांग्रेस पार्टी कर सकती क्या? मैं चैलेंज करता हूँ कि आप होम मिनिस्टर बनाएंगे एक मुसलमान को?
अभी तक तो खुद उनके हम सीएम का बनाएंगे। चेहरा नहीं है सामने। आप होम मिनिस्टर, ठीक है, आप बताएंगे हम सीएम बन जा रहे, अगर बने तो भी आप होम मिनिस्टर बनाएंगे। मैं बात बताता हूँ, ये लोग आज रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं कांग्रेस के। 2009 से 14 जब राजशेखर साहब गुजर गए थे जी, कौन था एक मुसलमान कैबिनेट में, नाम बताइए। नहीं। आप कैसे, आपकी क्या इज्जत बची मुसलमान, सिर्फ कांग्रेस पार्टी वोट चाहिए मुसलमानों का, उनका तरक्की नहीं। जी नहीं, ये बात साफ पता है, हमारे भाइयों को पता है ये बात जी कि तेलंगाना रियासत के मुसलमानों के बात साफ पता है, सिर्फ ये लोग हमारा वोट चाहिए। अच्छा। पर गुमराह होने करने की कोशिश हो जा रही है, थोड़ी हमारे मीडिया में भी है और थोड़ी सियासती लोग भी है। क्यों नहीं बताते, मेरे साफ एक उनसे जवाब चाहिए कि राहुल गांधी जी जब आए थे 6 गारंटियों में क्यों नहीं होती मुसलमानों की गारंटी। बराबर बात है, एक भी बात नहीं मुसलमानों के लेकर, और आज तक भी कुछ भी खुलासा कहीं पर भी नहीं है। हालांकि बड़े बड़े पैदल यात्रा हुई, शोभा यात्रा हुई, मोहब्बत की दुकान की, बाजार की बात कर रहे थे, लेकिन मुसलमान की कहीं पर बात नहीं। चले कर्नाटका लेकर जाता हूँ आपको। जी, क्या बोले कर्नाटका में, क्या बोले राहुल गांधी जी, हम सरकार में आते, हुकूमत में वापस आते हिजाब की बैन पूरी तरह खत्म कर देंगे और बजरंग दल को बैन करेंगे। हुए 2 बार नहीं, फिर हालांकि रिसेंटली फिर एक मरतबा उन्होंने हिजाब को लेकर तनाज़ा। अभी भी मैं साफ बताना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए, हमारे भाइयों को गुमराह करा जा रहा है, पागल बनाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी, वहां के मुसलमानों को भी। जी, अभी तक एक साफ गवर्नमेंट जियो नहीं निकला उनकी सरकार में, उनकी हुकूमत में, बोलते हुए कि हम हिजाब बैन कंप्लीटली खत्म नहीं करेंगे। अभी तक नहीं निकला। और क्यों नहीं हुई बैन बजरंग दल? क्योंकि उनका तो ऑलरेडी अलायंस महाराष्ट्र की सरकार से है, बीजेपी सरकार से है, आरएसएस से। इनका कुछ भी मोहब्बत नहीं है मुसलमानों के खिलाफ, उनकी कुछ भी इज्जत नहीं बची, सिर्फ वोट चाहिए। मुसलमानों का वोट चाहिए था कर्नाटका में, अब बजरंग दल की बैन बोल दी, खत्म। अभी तेलंगाना यहाँ पे भी वही होगा। मैं हमारे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, ये झूठे बातों में, ये ढोकलेपन बातों में मत आइए। केसीआर साहब सेक्युलर जो उनकी हुकूमत चली है 9 साल में, 10 साल में, वो शांति और अमन का जो भी एटमॉस्फेयर है, बरकरार है, उसको खराब मत करिए। कांग्रेस पार्टी पे भरोसा मत करिए। तो जिस तरीके से आपने बताया कि अभी जन्नत नहीं बनी और शायद इसको टाइम लगेगा, तो माइनॉरिटीज को लेकर अभी जो मजीद स्कीमात आने वाले हैं उस पर आप क्या कहेंगे? यानी अभी मुसलमानों को भरोसा फिर एक बार करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि पहला रियासत है, अपन नाज से बोलना चाहिए कि हमारा रियासत पहला ऐसा रियासत है जहाँ यहाँ के उलेमा और मस्जिद मौलाना को तनकी मिलती है, हदिया वगैरह दिया जाता है, सब कुछ यहाँ पे मिलती है। और हमारे ईद के टाइम पे भी यहाँ पे तोहफे आते हैं। सिर्फ हमारा रियासत बराबर इफ्तार का भी इंतजाम होता है, कौन सा भी रियासत नहीं है यहाँ पे। सीएम साहब ने साफ साफ बताया कि हमारे मौलवियों और मस्जिद के मौजम को तनके की थोड़ी इंक्रीज भी इजाफा होना चाहिए, और इजाफा करने का ऐलान भी हो गया, जियो भी हो गया, उसका भी होगा। और जो जहाँ भी अगर किड्स कम हो रहा है क्या, अपना इफ्तार ईद के टाइम पे जो भी क्या बोलते हो, ईद के गिफ्ट वगैरह है, इफ्तार वगैरह पार्टी, रमजान के रोजे का भी बढ़ाई जाएगी। तो सीएम साहब उसका भी साफ खुलासा किया, हमारे मैनिफेस्टो में भी है वो बात। जी, जिस तरह से नाज़रीन हमारे कार्तिक रेड्डी साहब बता रहे थे, रियासत तेलंगाना में तरक्की अभी मजीद बाकी है, और इस तरक्की को लेने के लिए और मजीद बढ़ाने के लिए एक और मरतबा बीआरएस को बरसर इख्तिदार लाने की जरूरत है। चलिए एक मुख्तसर से सवाल आपके इलाके, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर कहते हैं, क्योंकि आपकी वालिदा का ताल्लुक जलपल्ली से है और जलपल्ली इलाके महेश्वरम से उन्होंने बड़े पैमाने पे जीत हासिल की। तो वहां पर आपकी वालिदा ने अपने कितने तरक्याती काम किए हैं, वहां की आवाम का क्या रद्द है? मैं आपको बहुत खुशी से एक बात बताना चाहता हूँ। 2009 में पहली वक्त मेरे पे जब हमारे अम्मा वालदा यहाँ पे कंटेस्ट करे थे, ये अपने हल्के महेश्वरम में जी, वहाँ पे जब महेश्वरम हल्के में जलपल्ली भी एक इलाका है जी, मैं जब पहली वक्त वहाँ पे कैंपेनिंग निकलता था जी, वोट पूछने, घरों पे पहुँचने की कोशिश करता था, गाड़ी नहीं जाती थी। अच्छा, रास्ते से हम थोड़ी दूर बाइक में जाना पड़ता था और उसके बाद पैदल निकलना पड़ता जी। गरीब लोग यहाँ की एरिया, जलपल्ली की एरिया में कम रेटों पे लैंड मिलने से, जब बिना कुछ सहूलत के, बिना रोड के, ड्रेनेज के, या वहाँ पे कोई से भी सहूलत के बिना वो लोग वहाँ पे प्लॉटा खरीदे और घर बना लिए। वो उनकी मजबूरी थी, उनकी गलती नहीं है, वो मजबूरी है। अब ऐसा कौन सा भी
एरिया वहाँ पे जलपल्ली में बचा नहीं जो कार नहीं जा सकती, वही सर्टिफिकेट हमारा तरक्की का है। 5 साल पहले इस एरिया में पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इतनी बड़ी मसाइल थी पानी की। मैं कहीं पे भी जाता था सिर्फ पानी पिलाओ ये बात चलती जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन सी भी घर नहीं बचा हुआ है जलपल्ली में जहाँ मीठा पानी नहीं मिलता जी। यानी वो हमारी सर्टिफिकेट है, तरक्की हुई, वो हमारी सर्टिफिकेट है। पूरे अंधेरे में रहता था पूरा बस्ती, पूरा लाइटों से अभी भरे हुआ है, वो हमारा सर्टिफिकेट है काम करने की। स्पेशल ग्रांट से तकरीबन 200 करोड़ से ज्यादा पैसे लेकर आकर सिर्फ माइनॉरिटी एरिया में डेवलप करने वाली एक ही विधायक है, ऐसी एमएलए स्टेट में है, वो हमारे वालदा। जिस तरीके से हजारों लोग नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि उस्मान नगर का जो मामला है सारी दुनिया में फैला था, क्योंकि एक मसरूफ तरीन इलाकों के दरमियान एक इलाका डूबा हुआ है और कई लोग उसके अंदर मुतासिर हुए। तो वो भी आपके वालिदा के कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और वालिदा ने आपने कई मरतबा उसका दौरा भी किया, लेकिन उस्मान नगर को लेकर आज भी लोग तजस्सुस का शिकार है, उस पर क्या खुलासा करेंगे आप? अब्दुल्ला, आई फील बैड। मैं वहाँ पे जो भी घर है उनके, मैं उनका बहुत दुआ करता हूँ भगवान से कि उनको हर तरीके से कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन मिले। पर आप समझना चाहिए कि जो भी घर उस्मान नगर में बने हुए थे वो पूरे एक तालाब में बने हुए थे। वो जमाना में जब पानी नहीं था, बेचारे उनको कोई धोखा दे दिए, बेच दिया, उन्होंने घरा बना दिया, सूखा तालाब बेच दिए। जब पानी आ गया तो पानी तो रुकता नहीं, बराबर अल्लाह के हाथ में, अपने हाथ में पानी बराबर। तो जब तालाब में घर बना गए, एफटीएल में घर बने गए, तो पानी तो आ ही गया। अभी बारिश का तो 8-9 साल से तो पानी तो बारिश ज्यादा ही हो रही है, बराबर। तो उस ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ कि उस जो भी वहाँ के घर डूबे हुए हैं उनके लिए साफ एक प्रोग्राम बनाया गया कि उनको पट्टे कहीं और देंगे। अभी वादा नहीं, उनको भी पता है, उनका भी लिस्ट भी लिए हैं हम जी। उनका सर्वे करे, हमारे लोकल काउंसलर, हमारे वहाँ के चेयरमैन, हमारे एमआरओ लिस्ट बनाए गए कि कौन का घर वहाँ पे डूबा हुआ है, किसको वहाँ पे उनको आप लोग देंगे, बराबर देंगे। इंतखाबात के मुकम्मल होने के बाद शुरू हो गया काम और काम को पक्का करके देंगे। घबराने की जरूरत नहीं, उस्मान नगर उनकी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बयान ही कर रहा हूँ, आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जो भी उनका घर वहां डूबा हुआ है उनको प्लॉट मिलेगा। चलिए, बड़ी बात है नाज़रीन, क्योंकि उस्मान नगर को लेकर कई कमेंट्स हैं और हजारों लोग मुंतजिर है कि आखिरकार सविता रेड्डी क्या कर रहे हैं कि उस्मान नगर में हजारों लोग मुतासिर है। लेकिन आज एक बड़ा खुलासा कार्तिक रेड्डी ने किया है कि बिल्कुल वहां पर डूबे हुए मकानात वालों को पट्टे के जरिए जमीन अलाट किया जाएगा। हो सकता है जो स्कीम हुकूमत की जानिब से 3 लाख रुपए घर बनाने की है वो भी इसमें जरूर मदद हासिल होगी। चलिए, एक आखिरी सवाल, एक इल्जाम के जो हिसाब से आता है, चाहते तो आप लोग उस्मान नगर के हालात को तभी तब्दील कर सकते थे, इतना लंबा अरसा नहीं गुजरता, आप लोग वहां का जो पानी जो रुका हुआ था वो छोड़ सकते थे, लेकिन आपके कुछ दोस्त अहबाब के जमीनात खराब होने की वजह से आप वो डर से नहीं छोड़े। गलत बात है। एफटीएल के बाउंड्रीज रहेंगे जी, एफटीएल के बाउंड्रीज से अगर पानी ज्यादा हो गया जी तो कोई भी पानी छोड़ना पड़ता जी, कोई भी रोक नहीं सकते जी। इरिगेशन डिपार्टमेंट में आप पता करिए जी, कोई भी नीचे दोस्त कौन है क्या नहीं है मुझे नहीं पता इस बातों की जी। पर पानी कब छोड़ी जाती है कौन से भी तालाब में, जब एफटीएल का लिमिट से ज्यादा पानी जब आती है, जब ही छोड़ी जाती है नीचे, कम मकदार वाले को नहीं छोड़ा जाता भाई। ये गलत इल्जाम है और इल्जाम तो लगाएंगे लोग, बराबर। तो चलिए, बहुत सारे सवालात एक दूसरे को चलते रहेंगे, लेकिन कार्तिक रेड्डी साहब से मैं गुजारिश करूंगा जिस तरीके से आप एक बेटे होने के नाते अपनी वालिदा की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो जलपल्ली और महेश्वरम की आवाम से आप क्या आखिरी में अपील करना चाहेंगे? आप पूरे 3 कैंडिडेटों को परख किए जी, बीजेपी से तो कौन है, कैसे सोच रखते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ, बराबर, वो तो खुलेआम है, जाहिर सी नहीं, वो भी कैंडिडेट भी कैसे सोच रखते हैं उनके बारे में पता करिए। और कांग्रेस कैंडिडेट है कौन, कब आएंगे आपके दरमियान में, कब मालूम करेंगे आपकी मुश्किलात, कब हल करेंगे? 5 साल यूं ही निकल जाएंगे उनके, 5 साल, ये 10 दिन के बाद भी नहीं दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। मेरा गुजारिश है आपके तमाम नाजरीन जो भी है, मैं आपकी गुजारिश करता हूँ आपके जरिए कि लीडर है सविता इंदिरा रेड्डी, जो आपके मसाइल जानती है, जो आपके मसाइल हल करे हुए, ऐसे लोगों को दुआ करिए, ऐसे लोगों की तायीद करिए
फिर आपकी तरक्की होगी, अपने हल्के की होगी और रियासत की भी होगी इंशाअल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया कादिर साहब, आपने खास मुलाकात में वक्त दिया है। तो नाज़रीन, जिस तरीके से कातिक साहब ने यह वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि गुज़िश्ता 50 साल में जो कारनामे नहीं हुए वो 9 साल के अंदर हुए, और आने वाले वक्त में अगर भरोसा फिर एक बार अवाम BRS पर करती है तो मजीद जितनी भी कामयाबी की जो सड़कें, जो जितनी राह हमवार होनी है वो तो होती रहेगी। लेकिन बिलखुसूस महेश्वरम के ताल्लुक से आपने ये बताया कि उस्मान नगर की आवाम को दोबारा, जिनके मकानात डूबे हुए हैं, उनको घर या ज़मीन उनको फिर मख्तस किया जाएगा, उनकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भी अहम बात ये बताइए और ज़रूरी बात समझता ही मैं भी हूँ कि जो लोग जहाँ पर रहते हैं, जहाँ बसते हैं, जिस तरीके से सविता मैडम की बात है, तो वो तमाम लोगों को जानती है, वहाँ के हालात को जानती है। अगर फिर नया आदमी आएगा तो आपके नए मसाइल से वाकिफ होने तक फिर आने वाले फिर अगले 2027-28 के इंतखाबात भी सामने आ जाएंगे, लेकिन फिर आपकी सड़कें वहीं पर पड़ी रहेगी, वही अंधेरा रहेगा, फिर वही नुकसान में आप रहेंगे। तो कार्तिक रेड्डी साहब ने गुजारिश की है कि आप अपने कैडेट को समझें, अगर आप तरक्की की राह चाहते हैं तो सही अपने इंतखाबात का वोट का इस्तेमाल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ खास मुलाकात में जुड़े रहने का। फिर होगी अगले नए मेहमान के साथ मुलाकात, और फिर BRS की या फिर कांग्रेस की खामियां और नाकामियों को लेकर उठाएंगे सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर होगी अगली मुलाकात एक नए मेहमान के साथ।